नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्ले क्लास में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब हो गया सोशल जस्टिस। ठीक है, ये समाज में हमारे द्वारा जो न्याय प्रदान किया जाता है, ठीक है, न्याय होना चाहिए हमारे साथ। तो सामाजिक न्याय क्या है? समाज में जो अवसर व सुविधाएं एक व्यक्ति को प्राप्त हो रही है, वही अवसर और सुविधाएं दूसरे व्यक्ति को भी प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, यानी समानता के आधार पर काम होना चाहिए। अगर असमानता होती है या वर्ग भेद होता है तो हम मानेंगे कि हमारे साथ क्या हुआ है, हमारे साथ अन्याय हुआ है। ठीक है, जैसे प्राचीन काल में आपने देखा होगा कि शूद्र जाति जो वर्ग था उसको पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उनको सामाजिक न्याय नहीं था, है ना। ये आपको समझने की बात है। आगे हम बात करते हैं न्याय के प्रकार। तो न्याय क्या है? तो देखो, न्याय 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है सामाजिक, और दूसरा होता है राजनीतिक, और तीसरा होता है आर्थिक न्याय, है ना। देखो, यहाँ हम बात कर रहे हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय किसको नहीं मिलेगा? जिसको समाज में असमानता की जा रही है। अगर समाज में हम क्या दिखा रहे हैं, असमानता हो रही है किसी के साथ, उसको सामाजिक समानता नहीं है, छुआछूत है, स्पृश्यता, ये सारी बातें इसमें आएगी। तो उसके खिलाफ वो क्या करेगा? सामाजिक न्याय की मांग करेगा कि मुझे भी दूसरों के समान, ठीक है, ये परिभाषा याद रखना आप, कि अवसर और सुविधाओं की क्या हो, दूसरों को जो प्राप्त है, जो एक व्यक्ति को प्राप्त है वो दूसरे व्यक्ति को भी प्राप्त होने चाहिए। तो सामाजिक न्याय की वो व्यक्ति मांग करेगा। राजनीतिक न्याय में क्या है? एक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है, तो दूसरे व्यक्ति को भी क्या होना चाहिए? वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। तो वो अपने मौलिक अधिकारों की मांग करेगा। आर्थिक न्याय में क्या बात करेगा कि अगर एक व्यक्ति को कोई काम करने का अधिकार है तो दूसरे व्यक्ति को भी वही काम करने का क्या होना चाहिए? अधिकार होना चाहिए। यानी अवसर की क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। अवसर के क्षेत्र में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये समाज में हो गई, ये राजनीतिक अधिकारों के संबंध में हो गई, जैसे वोट देने का अधिकार। ठीक है, और ये हो गई क्योंकि प्राचीन काल में क्या होता था, पहले ऐसा हुआ करता था कि जो उच्च वर्ग के लोग थे, या अंग्रेजों के समय भी ऐसा था, जो उच्च वर्ग के लोग थे या जो पढ़े लिखे लोग थे उनको ही वोट डालने का अधिकार था, या जो पैसे वाले लोग थे। लेकिन अभी आप जानते हो वर्तमान में इस तरह की व्यवस्था है कि जो व्यक्ति 18 वर्ष के ऊपर का है उसको वोट देने का क्या है? अधिकार है। अपना मतलब प्रतिनिधि चुनने का क्या है? अधिकार है। तो वो राजनीतिक अधिकार हो गया। तो अगर इस तरह की जो बात है वो आएगी आपके राजनीतिक न्याय में। और अवसरों की समानता या पैसे कमाने का अवसर, ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी जाति विशेष के लोग ही उस सेवा में मतलब भर्ती होएंगे, जो कोई पेपर लगेगा, सभी जनों को अधिकार दिया गया है। और इसमें क्या प्रश्न बनते हैं तो हम उनकी थोड़ी डिटेल में चर्चा करते हैं। देखो, आगे हम बात कर रहे हैं सामाजिक न्याय के उद्देश्य। ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि इसके क्या उद्देश्य है, क्या एम्स है। तो आप ध्यान रखना, समता मूलक समाज की स्थापना, यानी समाज में सबको क्या हो? समानता हो। और मूलक यानी मूल रूप से, जन्म से, ठीक है, और इसीलिए हमको मौलिक अधिकार दिए गए जो जन्म से होते हैं। तो समता मूलक समाज की स्थापना। और दूसरा है प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रतिभा के विकास के अवसर प्रदान करना। किसी व्यक्ति को अपनी प्रतिभा दिखाने से नहीं रोका जाएगा। ठीक है, जैसे प्राचीन काल में आपने महाभारत में देखा कि जो कर्ण था तो उसको मना कर दिया गया था कि आप सूतपुत्र और आप युद्ध में भाग नहीं ले सकते, आप अपनी प्रतिभा को नहीं दिखा सकते। तो इस तरह की बात अब नहीं कही जा सकती है। तो ये सामाजिक न्याय के उद्देश्य कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर है। फिर है सामाजिक परिवर्तन की जिम्मेदारी। अब आप जानते हो कि जो हमारा समाज है, भारतीय समाज है, तो यहाँ पे बहुत सारे इस तरह के रीति रिवाज या इस तरह की पुरानी परंपराएं चली आ रही है, जिनका विरोध मतलब राजा राम मोहन राय ने भी किया, दयानंद सरस्वती ने भी किया। तो जिम्मेदारी किसकी है? परिवर्तन लाने की। एक दिन में आएगा नहीं और एक व्यक्ति से आएगा नहीं। तो इसकी जो जिम्मेदारी बनती है वो व्यक्तियों की भी बनती है। जैसे राजा राम मोहन राय ने समाज सुधार करवाया, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, सब महापुरुषों ने लोगों को जागरूक किया। तो पहली जिम्मेदारी तो व्यक्ति की बनती है, फिर बनती है समाज की, फिर समाज की जिम्मेदारी बनती है कि वो व्यक्ति आपस में मिलकर समाज किससे बनाए? व्यक्तियों का समूह ही तो समाज है। तो जब व्यक्ति आपस में अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो समाज भी अपनी जिम्मेदारी समझेगा। और सामाजिक रूप से वो जो कुरीति मान लो, दहेज प्रथा मान लो, है ना, या मतलब बाल विवाह मान लो, इस तरह की जो भी बुराइयाँ है तो वो दूर हो सकेगी। और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो क्या करे, इसके लिए कानून का निर्माण करें, ताकि अगर किसी के साथ कोई भेदभाव हो रहा है या असमानता है या भेदभाव हो रहा है तो उसको दूर किया जा सके। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है परिवर्तन की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये 3 नाम दे देगा, व्यक्ति, समाज और सरकार, इन तीनों की जिम्मेदारी है। ठीक है, और न्याय के उद्देश्य ये है। आगे हम बात करते हैं, देखो आगे हम बात करते हैं आर्थिक असमानता की, क्योंकि न्याय की गुहार वही करेगा। आप समझते हो न्याय कौन मांगना चाहता है?
जिसके साथ कोई बुरा हुआ हो, जिसके साथ असमानता की गई हो। ठीक है, तो यहाँ आर्थिक असमानता की बात करते हैं, तभी तो वो आर्थिक न्याय की मांग करेगा। तो प्रमुख कारण क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान रखना, आर्थिक असमानता का कारण क्या है, तो ए से आर्थिक और ए से ही ध्यान रखना अवसरों की असमानता। आपने उसको अवसर ही नहीं दिए। अब ये भी हो सकता है कि अवसर क्यों नहीं दिए, तो पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह क्या होता है, पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि क्या कहते हैं, हम पहले से ये मतलब ग्रसित है किसी चीज़ से कि भैया ये जो जाति है ना, ये इसके लिए क्या है, बदनाम। ठीक है, जैसे आपने भेड़िया वाली कहानी सुन रखी है ना, कि भेड़िया है, भेड़िया है, भेड़िया आता नहीं था, लेकिन जिस दिन भेड़िया आया उस दिन वो बोला, सच बोल रहा था, फिर भी लोगों को क्या लगा कि ये तो इन्हें ऐसे ही झूठ बोलता है। तो उसको कहते हैं पूर्वाग्रह, यानी पहले से अनुमान लगा लेना। तो इस तरह से भी प्राचीन काल में होता था कि कई जातियों के बारे में कि भैया ये जाति विश्वास पात्र है और ये भी जाति विश्वास पात्र नहीं है, तो फिर उनको वो काम नहीं दिए जाते थे। फिर है रूढ़िवादिता। तो रूढ़िवादिता क्या है कि आप जानते हो कि रूढ़ि यानी प्राचीन काल से कोई परंपरा चली आ रही है, तो ऐसा मानना कि अगर हमने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे किसी शूद्रों को मंदिर में नहीं जाने देते थे, ऐसा कहा जाता था कि अगर ये मंदिर में आ गए तो मंदिर भ्रष्ट हो जाएगा, तो वगैरह वगैरह जो भी है। तो इस तरह की कोई भी रूढ़ी चला करती थी। और भेदभाव किया जाता था। ठीक है, तो आपने जो आप जानते हो कि हमने अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत, भेदभाव, ये सारी बातें अस्पृश्यता इसका अंत कर दिया है। तो भेदभाव किया जाता था कि इन लोगों को ये चीज़ नहीं दी जाएगी। या जैसे भारतीयों के साथ ही भेदभाव किया जा रहा था कि भारतीय ट्रेन में सफ़र नहीं करेंगे। ठीक है, ट्रेन पे लिखा रहता था कि भारतीय और जो कुत्ते, यानी भारतीयों की तुलना किससे की जा रही है, कुत्तों से की जा रही है। इस तरह से लिखा रहता था कि भारतीय और कुत्ते ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकते, यानी भारतीयों के साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। कहने का मतलब है, अगर आपके साथ आर्थिक असमानता हो रही है तो उसका कारण है अवसरों की असमानता। आप में टैलेंट है लेकिन आपको अवसर ही नहीं दे रहे। ठीक है, फिर अवसर की असमानता क्यों है, क्योंकि पहले से पूर्वाग्रह बन रखा है कि भाई रहने दे, तेरे से नहीं होगा। रूढ़िवादिता है और भेदभाव आपसे किया जा रहा है, माना लड़के को पढ़ाई जा रहा है, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जा रहा। तो ये सारी चीज़ें इसमें आएगी। तो एक तो ये 3 बातें याद रखना, असमानता के कारण, और इसका कारण अवसरों की असमानता है। ठीक है, देखो आगे हम बात कर रहे हैं कि भारत सरकार ने क्या किया। तो भारत सरकार ने वंचित और पिछड़े समुदाय की पहचान करवाई और उसके लिए 3 सूचियाँ बना दी, ताकि उनको क्या दिया जा सके, आरक्षण देके उनको आगे। आरक्षण क्यों, अब कोई कह दे कि भैया आरक्षण क्यों दिया है, तो देखो आरक्षण देके ये माना गया कि वो पिछड़ी हुई है या वंचित है, तो उनको आगे लाने के लिए हमने क्या दे दिया कि आप पहले नहीं पढ़ सके, आपके साथ अन्याय हुआ, तो न्याय करने के लिए हमने क्या दे दिया, उन जातियों को आरक्षण प्रदान कर दिया। ठीक है, तो पहली सूची। अब आपसे पूछा जा सकता है कितनी सूचियाँ बनाई है, तो सबसे पहले तो आप याद रखना 3 सूचियाँ बनाई है, आपको आसानी से याद रहेगा। पहली सूची किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना अनुसूचित जाति। ठीक है, अब ये भी ध्यान रखना, कई बार कई जने ऐसे कंफ्यूज रहते हैं कि अनुसूचित जाति कौन सी होती है, एससी होती है कि एसटी होती है। तो ध्यान रखना, अनुसूचित जाति एससी वर्ग होती है। और इन्हें क्या माना गया है, इन्हें माना गया वंचित वर्ग की जाति, यानी प्राचीन काल में इन लोगों को वंचित कर दिया था अधिकारों से, इसलिए इनको वंचित वर्ग की जाति माना गया है। दूसरी सूची किससे संबंधित है, तो आप ध्यान रखा अनुसूचित जनजाति यानी एसटी। ठीक है, और इन्हें कौन सी जाति माना गया, तो ध्यान रखना आदिवासी जाति। और तीसरी सूची अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसको हम कहते हैं ना ओबीसी, वो ओबीसी में कौन आता है कि सामाजिक, आर्थिक या शैक्षिक आधार पर क्या रह गया, इनमें पिछड़ापन रह गया। तो अन्य पिछड़ापन में कौन आएगा, जो अनुसूचित जाति और जनजाति में शामिल नहीं है, वो अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किए जाते। तो वहाँ आपको ऐसे भी दे सकता है पहली सूची, दूसरी सूची और इनको मिलान करने का, और इनको नहीं दे करके आपको ऐसे भी दे सकता है कि वंचित वर्ग की जाति कौन सी सूची से संबंधित है। तो ये प्रश्न देने के ज़्यादा चांस है कि ये नहीं दे करके आपको ये दिया जा सकता है कि आदिवासी जाति यहाँ से कौन सी सूची से, तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। देखो आदि, तो दे से याद रखना दूसरी अनुसूची में। अब ये आपको याद हो गया। इसके अलावा देखो यहाँ पे 3 अक्षर आ रहे हैं, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, तो तीसरी अनुसूची हो गया। और यहाँ एक ही आ रहा है वंचित, तो ये पहली अनुसूची हो गया। तो इस तरह से आप आसानी के साथ ये चीज़ याद रख सकते हो कि कितनी सूचियाँ है, 3 सूची है, और कौन किससे संबंधित है। ऐसा प्रश्न हमारे बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो ये चीज़ आप यहाँ से ध्यान में रखना।
बाकी देखो इस टॉपिक में सामाजिक न्याय, इसमें बाई चांस ही प्रश्न बनने का है, क्योंकि हमारे जो टॉपिक दे रखे हैं वो बहुत ज़्यादा दे रखे, और बल्कि हमारे सवाल आएंगे वो कम आएंगे, उनकी संख्या है वो कम रहेगी। ठीक है, तो हर टॉपिक में से तो सवाल आएगा नहीं, तो इस टॉपिक में से जहाँ तक सवाल नहीं आएगा और बाई चांस आता भी है तो या तो आपसे वो पूछा जा सकता है कि सामाजिक न्याय क्या होता है, या फिर आपसे ये वाला जो है यहाँ से पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आप वीडियो को लाइक कीजिए और समझ में आया कमेंट में बताइए मुझे कैसा लगा। बस इस वीडियो में इतना ही पढ़ना है आपको, और ठीक है, ओके, थैंक यू।